हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्रेट हिंदी की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और इसी क्रम में हम लोगों ने ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियां की हैं। यदि आपने पहले वाले वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी आज की प्रश्नोत्तरी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिसमें अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पहला प्रश्न रहेगा, क्योंकि पाश्चात्य से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद या विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, स्वच्छंदतावाद, ये सब क्या है, इनकी परिभाषा लिखिए। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। और उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो क्रेट में आपका ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन आता है, उसके लिए सिर्फ 30 मिनट दिया जा रहा है। प्रारंभ के 30 मिनट में आपको इन प्रश्नों को हल करना है और हल करके आपकी ओएमआर जमा हो जाएगी। बाकी आपकी सांत्वना के लिए मैं नोटिस भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें 5वां नंबर जो है, इंस्ट्रक्शन डिक्रेट 2024, इसमें देखिए लिखा हुआ है नीचे कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा प्रारंभ होने से के समय से 30 मिनट के भीतर एमसीक्यू यानी कि ओएमआर आधारित परीक्षा पूरी कर लें। 30 मिनट की अवधि पूरी होने के बाद उम्मीदवारों से ओएमआर जमा कर ली जाएगी। देखिए, 50 क्वेश्चन जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 मिनट दे रहा है और इसी में 30 मिनट में क्वेश्चन करना है। गोला भी आपको ओएमआर 50 क्वेश्चन का ओएमआर भरना है और उसके बाद आपको ये जमा कर देना है। यानी वो जो भी एग्जामिनर आपके गाड़ी करने वाले होंगे वो जमा कर लेंगे। देखिए, इसके पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था। जब हमने एग्जाम दिया तब की बात बोल रहे हैं। बाकी आपके एग्जाम सेंटर पे क्या होता है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बाकी जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो 2 घंटे 30 मिनट होता है और इसमें कोई भी आपसे ना ओएमआर मांगने आता है ना बुकलेट मांगने आता है, कुछ भी नहीं था। आप कभी भी करिए 50 क्वेश्चन को, आप परीक्षा खत्म होने के बाद ही आपसे जमा करवाया जाता था। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग अपने जहन में देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि 30 मिनट के अंदर कर लें। क्या पता वो जमा ही करवा लें, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। बाकी देखिए, नोटिस में जब दिए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आपको सोचे कि बता दें। बाकी ये सब चीज़ें ले जाना है कि एडमिट कार्ड की मूल प्रति और ये सब, तो ये तो मान लीजिए आप लोग पेपर दे ही रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो जानते ही हैं। बस यही महत्वपूर्ण था आपके लिए। आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत उनके साहित्य और कला पर विचारों का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से यह कहता है कि कला वास्तविकता का अनुकरण है, यानी कि नकल है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार कला और साहित्य में जो कुछ प्रस्तुत किया जाता है वह वास्तविक जीवन, प्रकृति या मानवीय अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। अब अनुकरण सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनको देखते हैं। तो पहला जो बिंदु है, कला का स्रोत वास्तविकता है। ठीक है। अरस्तु मानते थे कि साहित्य, चित्रकला, नाटक आदि सभी कलाएं वास्तविक जीवन से प्रेरणा लेकर बनाई जाती हैं। कला जीवन की घटनाओं, भावनाओं और अनुभवों का अनुकरण करती है। दूसरी हेडिंग है कि कविता और नाटक की भूमिका। अरस्तु के अनुसार कविता और नाटक का मुख्य उद्देश्य नकल द्वारा न केवल मनोरंजन प्रदान करना होता है, बल्कि दर्शकों को कुछ सिखाना भी होता है। यह समाज की सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करती है, लेकिन साथ ही उसे एक नई दृष्टि से देखने का अवसर भी देती है। इसके बाद शुद्धिकरण। देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है
विरेचन सिद्धांत से आपके क्वेश्चन बनते हैं। शुद्धिकरण कैथारसिस। अरस्तु ने कैथारसिस की अवधारणा प्रस्तुत की जो कहती है कि त्रासदी जैसे साहित्यिक रूपों के माध्यम से दर्शक अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण करते हैं। यह भावनात्मक अनुकरण उन्हें मानसिक रूप से शुद्ध करने में मदद करता है। चौथी रीडिंग है आदर्श और वास्तविकता का मिश्रण। अरस्तु का मानना था कि कला केवल यथार्थ की नकल नहीं करती बल्कि उसे आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। वह वास्तविकता को बेहतर या सुंदर रूप में दिखाने की कोशिश करती है ताकि लोग उससे कुछ प्रेरणा ले सकें। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत साहित्यिक आलोचना और कला दर्शन के लिए एक आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। तो ये तो हमारा हुआ अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और उसके उत्तर। अब अगला है विरेचन सिद्धांत। आइए इसको देख लेते हैं। तो आइए, विरेचन सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण साहित्यिक और नैतिक सिद्धांत है जिसे उन्होंने विशेष रूप से त्रासदी के संदर्भ में समझाया है। अरस्तु का मानना था कि त्रासदी का उद्देश्य दर्शकों के भीतर दबी हुई नकारात्मक भावनाओं जैसे कि भय और करुणा को बाहर निकालकर उनका शुद्धिकरण करना है। इस प्रक्रिया को उन्होंने विरेचन कहा है। देखिए, विरेचन जो दुख का निवारण है उसे विरेचन कहा जाता है और इसके बारे में आप लोग बहुत सिद्धांत पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, बस लिखने का एक तरीका देख लीजिए। तो विरेचन सिद्धांत के मुख्य बिंदु, पहला हो जाएगा भावनाओं का शुद्धिकरण। विरेचन का अर्थ होता है भावनाओं को शुद्धि। अरस्तु के अनुसार जब दर्शक त्रासदी देखते हैं तो वे पात्रों के दुख और संघर्ष के साथ जुड़ जाते हैं और उनके प्रति करुणा और भय की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इन भावनाओं का अनुभव करके दर्शक अपनी ही भावनाओं का शुद्धिकरण करते हैं। त्रासदी का उद्देश्य। अरस्तु ने कहा कि त्रासदी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता है बल्कि यह दर्शकों को मानसिक और भावनात्मक रूप से उन्नत करने का कार्य भी करती है। त्रासदी के पात्रों के दुखों को देखकर दर्शक अपनी निजी चिंताओं और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं जिससे उनकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है। करुणा और भय। त्रासदी में प्रस्तुत घटनाएं दर्शकों के भीतर करुणा और भय की भावनाओं को जन्म देती हैं। करुणा तब उत्पन्न होती है जब दर्शक त्रासदी के पात्रों के साथ सहानुभूति महसूस करते हैं, जबकि भय तब उत्पन्न होता है जब उन्हें यह महसूस होता है कि ऐसे दुख उनके साथ भी हो सकते हैं। सामाजिक और नैतिक शिक्षा। अरस्तु का मानना था कि त्रासदी के माध्यम से न केवल भावनात्मक शुद्धिकरण होता है बल्कि यह सामाजिक और नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। त्रासदी दर्शकों को यह सिखाती है कि जीवन में नैतिकता और अनुशंसा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विरेचन सिद्धांत त्रासदी दर्शकों को उनके अंदर की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करके एक प्रकार का मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करती है। यह सिद्धांत साहित्य, विशेषकर त्रासदी के उद्देश्य और उनके प्रभावों को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न हमारा है काव्य गुण से। काव्य गुण, काव्य दोष, ये सभी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इनको भी आप लोग देखिए। और देखिए, पेपर देते समय आप लोग समय का बहुत ध्यान रखिए। अगर समय मैनेज आप नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। काव्य गुण काव्य या साहित्य के उन विशेष गुणों को दर्शाते हैं जो उसे प्रभावशाली और सरस बनाते हैं। संस्कृत साहित्य में काव्य गुणों का विशेष महत्व है और उन्हें रचना और सौंदर्य के प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आचार्य मम्मट और अन्य विद्वानों ने काव्य गुणों का विस्तृत विवेचन किया है। मुख्यतः 3 काव्य गुण माने जाते हैं। पहला आ जाएगा ओज। ओज का अर्थ होता है बल, शक्ति या प्रभाव।
यह काव्य में तब होता है जब रचना में गंभीरता, सामर्थ्य और प्रभावी अभिव्यक्ति होती है। विशेषता: ओज गुण वाली रचनाओं में शब्द और वाक्य के संयोजन कठोर, प्रभावशाली और गंभीर होते हैं। वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस से संबंधित काव्य में यह गुण प्रमुख रूप से देखा जाता है। उदाहरण के लिए वीरता या युद्ध का वर्णन करने वाली कविताओं में ओज गुण का प्रयोग होता है। दूसरा है माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता या मिठास। यह काव्य में तब प्रकट होता है जब रचना कोमल, सहज और मधुर भावनाओं से भरपूर होती है। इसकी विशेषता यह है कि माधुर्य गुण से युक्त काव्य कोमल ध्वनियों, सरल शब्दों और सहजता से प्रभावित होती है। श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस से संबंधित काव्य में यह गुण प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए प्रेम, करुणा, सौंदर्य और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करने वाले काव्य में माधुर्य गुण पाया जाता है। प्रसाद गुण। अर्थ: प्रसाद का अर्थ होता है अस्पष्टता या सहजता। यह काव्य में तब होता है जब रचना सरल, स्पष्ट और समझने में आसान होती है। इसकी विशेषता यह है प्रसाद गुण वाले काव्य में शब्दों और विचारों की स्पष्टता होती है और इसे समझने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। यह गुण किसी भी प्रकार के रस से संबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस जैसी रचनाओं में प्रसाद गुण प्रचुर मात्रा में मिलता है, जहाँ सरलता के साथ गहन अर्थ व्यक्त किया गया है। अब निष्कर्ष रूप में काव्य में ओज, माधुर्य और प्रसाद जैसे गुण उसकी साहित्यिक श्रेष्ठता और सौंदर्य को निर्धारित करते हैं। इन गुणों के माध्यम से काव्य अधिक प्रभावशाली, आकर्षक और पाठक के हृदय को स्पर्श करने वाला बनता है। अब काव्य दोष। तो देखिए, काव्य दोष वे त्रुटियां या कमियां हैं जो काव्य की सुंदरता, प्रभावशीलता और सार्थकता को कमजोर करती है। जैसा कि काव्य दोष से तात्पर्य यही है कि उसमें दोष है। काव्य में दोष आने से उसका रस, प्रभाव और गुण नष्ट हो जाते हैं। संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने काव्य दोषों का विस्तार से वर्णन किया है। मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख काव्य दोष माने जाते हैं। पहला अर्थ दोष हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए आपको लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन अगर इसमें से शॉर्ट वे में भी पूछ लेता है कि काव्य दोष, काव्य गुण या विरेचन सिद्धांत क्या है, अनुकरण सिद्धांत क्या है, तो ये चीजें अगर आप एक बार देखे रहेंगे या पढ़े रहेंगे तो लिख सकते हैं पेपर में, आपके लिए आसानी होगी। तो देख लीजिए, आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्थ दोष। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब वाक्य काव्य में विचार, अर्थ या भाव स्पष्ट नहीं होता है, जिससे उसका संदेश या उद्देश्य भ्रमित करने वाला हो जाता है। प्रमुख अर्थ दोष। अस्पष्टता। जब काव्य का अर्थ अस्पष्ट या समझने में कठिन होता है। अत्युक्ति, अयुक्ति। जब कथन तर्क संगत नहीं होता या असंगत प्रस्तुत किए जाते हैं। विरुद्ध अर्थ। जब काव्य में प्रस्तुत विचार या कथन एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। निरर्थकता। जब काव्य का कोई स्पष्ट उद्देश्य या सार्थकता नहीं होती है। अब दूसरा हो जाएगा शब्द दोष। वो अर्थ दोष था ऊपर। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब काव्य में प्रयुक्त शब्द, ध्वनि या व्याकरणिक संरचना दोषपूर्ण होती है, जिससे काव्य की मिठास और प्रवाह बाधित होता है। अब प्रमुख शब्द दोष तो अनुपयुक्त शब्द। जब शब्द प्रयोग स्थान, प्रसंग या संदर्भ के अनुसार उपयुक्त नहीं होते हैं। कठिन शब्द। जब शब्दों का उच्चारण कठिन होता है और वह काव्य की मधुरता को नष्ट करता है। दोषपूर्ण व्याकरण।
जब काव्य में व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, जैसे कि गलत रूपांतरण या वाक्य संरचना। तो देखिए, अर्थ दोष हो गया, शब्द दोष हो गया, अब रस दोष। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब काव्य में भाव या रसों का उचित निर्वाह नहीं होता, जिससे पाठक की संवेदना प्रभावित होती है। प्रमुख रस दोष ये हैं, जिसमें रसाभास, जब किसी रस का सही निष्पादन नहीं हो पाता और भाव अनुकूल रूप से नहीं व्यक्त होते हैं। विरुद्ध रस, जब एक साथ विरोधी रसों का प्रयोग किया जाता है, जिससे भावों का मिश्रण बिगड़ जाता है। अप्रासंगिकता, जब रस का प्रवाह कथा या विषय के अनुकूल नहीं होता, जिससे काव्य में अनावश्यकता लगती है। अब अगला दोष है अलंकार दोष। अलंकार का उपयोग काव्य को सजाने और उसे सुंदर बनाने के लिए होता है, लेकिन जब अलंकारों का अत्यधिक या अनुचित प्रयोग होता है तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। प्रमुख अलंकार दोष निम्न है। अलंकृत अतिरेक, जब अलंकारों का अधिकाधिक उपयोग करके काव्य की सादगी और प्रवाह को नुकसान पहुंचाया जाए। अप्रासंगिक अलंकार, जब अलंकार का प्रयोग कथा, भाव या संदर्भ के अनुकूल न हो। छंद दोष, यह दोष देखिए 5वां दोष है छंद दोष। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब छंद या मात्राओं का प्रयोग गलत ढंग से किया जाता है, जिससे काव्य की लय और ताल बिगड़ती जाती है। तो पहला मात्रा दोष हो जाएगा, दूसरा लय दोष हो जाएगा। मात्रा दोष में जब छंद में मात्राओं का पालन नहीं किया जाता है, और लय दोष जब छंद में लय और गति त्रुटियां होती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहा जा सकता है कि काव्य दोष वह कमी या त्रुटि होती है जो काव्य की सौंदर्य, माधुर्य और अर्थवत्ता को कमजोर करती है। काव्य दोषों से बचना एक सफल कवि की विशेषता होती है, ताकि उसकी रचना सुंदर, प्रभावी और त्रुटिहीन बन सके। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। भाषा विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच अंतर उसके कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ और महत्व है, ठीक है। तो इसके बीच क्या अंतर है, आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो राजभाषा वह भाषा होती है जिसे किसी देश की सरकार द्वारा आधिकारिक कार्यों के लिए अपनाया जाता है। इसका उपयोग सरकारी दस्तावेजों, प्रशासनिक कामकाज और अदालतों में किया जाता है। उद्देश्य, राजभाषा का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक और विधिक कार्यों में भाषा की एकरूपता लाना है, ताकि देश के सरकारी तंत्र में प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। उदाहरण के लिए भारत में हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। देख लीजिए, अंग्रेजी हम लोग कहते हैं नहीं सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, और अंग्रेजी हमारी एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है। संविधान के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। प्रयोग का क्षेत्र, राजभाषा का उपयोग सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों के लेखन में किया जाता है। अब राष्ट्रभाषा जो कि नेशनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। परिभाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा शैली होती है जो किसी देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक होती है। यह देश के लोगों के बीच सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक मानी जाती है। राष्ट्रभाषा का उद्देश्य एक सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता लाना होता है। यह देश के नागरिकों के बीच
एक साझा पहचान बनाने का कार्य करती है। देखिए, भारत में आधिकारिक रूप से कोई भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है, लेकिन जो हिंदी है वो आमतौर पर ऑल ओवर इंडिया बोली जाती है, इसलिए इसको व्यापक रूप में भाषा और संस्कृति के रूप से राष्ट्र की प्रमुख भाषा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब प्रयोग का इसका क्षेत्र देख लेते हैं राष्ट्रभाषा का। तो राष्ट्रभाषा का उपयोग आधिकारिक, गैर आधिकारिक कार्यों, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियों और जन समाज में होता है। यह देश के लोगों की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने का माध्यम होती है। अब इसमें मुख्य अंतर, तो वैधानिक स्तर पर देख लेते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो देखिए, जो राजभाषा होती है को कानूनी रूप से देश की सरकारी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अपनाया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक होती है, लेकिन इसका कानूनी आधार आवश्यक नहीं होता है। प्रयोग के आधार पर, तो राजभाषा का प्रयोग सरकारी दस्तावेजों, कानून, अदालतों और प्रशासन में होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अधिक होता है। तो दो अंतर तो आप लोग देख लिए ना, पहला तो कानूनी रूप में सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में, और दूसरा अदालतों में और सरकारी दस्तावेजों के लिए वैधानिक अनिवार्यता। तो देखिए, जो राजभाषा होती है का प्रयोग सरकारी तंत्र में अनिवार्य होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग सांस्कृतिक भावनाओं के आधार पर किया जाता है और इसका कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं होती है। अब इसकी स्थिति भी देख लेते हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या स्थिति है। तो भारत में हिंदी को अक्सर सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाता है, लेकिन संविधान में इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, जबकि कई राज्यों की अपनी क्षेत्रीय राजभाषाएं भी होती हैं, जैसे तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बांग्ला आदि। ठीक है, निष्कर्ष रूप में राजभाषा एक आधिकारिक कानूनी भाषा होती है जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में होता है, जबकि राष्ट्रभाषा एक सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान की भाषा होती है जो देश की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, यह प्रश्न है कि विद्यापति की सौंदर्य चेतना को बताइए, या विद्यापति की सौंदर्य चेतना कैसी है, या विद्यापति की सौंदर्य चेतना से आप क्या समझते हैं। कुल मिलाकर के मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि विद्यापति की अगर सौंदर्य चेतना आती है, चाहे किसी भी वे में आए, लिखना आपको यही है, और कुछ अलग तो लिखा भी नहीं जा सकता है। आइए देख लेते हैं। विद्यापति एक प्रमुख मैथिल कवि थे जिन्हें प्रेम, भक्ति और सौंदर्य के अद्भुत चित्रण के लिए जाना जाता है। उनकी काव्य रचनाओं में सौंदर्य चेतना एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे उन्होंने प्राकृतिक, मानवीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। विद्यापति के काव्य में सौंदर्य की विशेषता इस प्रकार इस रूप में देखी जा सकती है कि वह न केवल भौतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, बल्कि उसमें गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभूतियों का भी मिश्रण होता है। अब आइए देख लेते हैं उनका सौंदर्य चेतना। पहला हेडिंग हो जाएगी प्राकृतिक सौंदर्य। विद्यापति की रचनाओं में प्रकृति का अत्यधिक सुंदर और भावपूर्ण चित्रण मिलता है। वे प्राकृतिक सौंदर्य को मानवीय भावनाओं और प्रेम के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। ऋतुओं, विशेषकर वसंत का उनकी कविताओं में बहुत ही सजीव और मोहक चित्रण मिलता है। पुष्पों, लताओं, नदी, वृक्षों, चांदनी रात आदि के माध्यम से प्रेम का वातावरण तैयार किया गया है जो पाठकों को सम्मोहित करता है। अगला हो जाएगा नायिका सौंदर्य। तो देखिए, विद्यापति के प्रेम गीतों में नायिका सौंदर्य का बहुत ही विस्तृत और सजीव वर्णन मिलता है। नायिकाएं विद्यापति के काव्य में अत्यंत सुंदर, कोमल और आकर्षक रूप में प्रस्तुत होती हैं। उनके रूप, साज श्रृंगार, चाल ढाल, हाव भावों का वर्णन अत्यंत मनमोहक और संवेदनशील ढंग से किया गया है। नायिका की आंखें, बाल, कपड़े और उसकी हरकतें एक रहस्यमयी सौंदर्य से भरी होती हैं।
जो प्रेमी के हृदय को आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए उनकी कविताओं में राधा और कृष्ण के प्रेम का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। प्रेम और भावनात्मक सौंदर्य। विद्यापति के प्रेम गीतों में मानवीय प्रेम का एक विशेष स्थान है, जिसमें प्रेम की उत्कटता, विरह, मिलन और अनंत इच्छाओं को अत्यंत सुंदर और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनके काव्य में प्रेम को केवल एक शारीरिक आकर्षण के रूप में नहीं, बल्कि एक गहन भावनात्मक और आत्मिक अनुभव के रूप में देखा गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने भक्ति और प्रेम के को एक रूप में प्रस्तुत किया, जहां प्रेम मानवीय से परे होकर आध्यात्मिक बन जाता है। अगला हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है। विद्यापति की कविताओं में श्रृंगार रस का प्रभाव बहुत ही गहरा है। श्रृंगार जो प्रेम और सौंदर्य से जुड़ा होता है, विद्यापति की रचनाओं की आत्मा है। उन्होंने नायिका के रूप, हाव भाव, मिलन और विरह के क्षणों को बड़ी सूक्ष्मता और संवेदनशीलता से चित्रित किया है। मिलन का आनंद और विरह की पीड़ा दोनों का सौंदर्य उनके काव्य में मिलता है। श्रृंगार रस के माध्यम से विद्यापति प्रेम के दोनों पक्षों को, यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष, बखूबी चित्रित करते हैं। इस पे क्लेम भी लगा था, राधिका कन्हई तो सुमिरन को बहानो है, और बहुत दूर तक चला था। और इसमें शुक्ल जी भी कहे हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। जो विद्यापति और जयदेव के श्रृंगारिक रचनाओं को भी लोग भक्तिपरक रचना मानते हैं। तो खैर वो सब चीज़ें तो डिबेट वाली हैं, बाद में देखी जाएंगे। आपका अभी क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। ठीक है। भक्ति और आध्यात्मिक सौंदर्य। विद्यापति की रचनाओं में भक्ति भी एक प्रमुख तत्व है। खासकर उनकी कृष्ण भक्ति की कविताओं में प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम उनकी कविताओं में मिलता है, जहां भक्त और भगवान के बीच प्रेम को भी सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक सौंदर्य के रूप में देखते हुए विद्यापति ने यह दिखाया है कि प्रेम केवल एक सांसारिक भावना नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। साधारण जीवन में सौंदर्य। अगली हेडिंग है 6वां नंबर। विद्यापति की सौंदर्य चेतना केवल राजाओं और देवताओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने साधारण ग्रामीण जीवन, स्त्रियों और प्रकृति के छोटे छोटे तत्वों में भी सौंदर्य देखा और उसे अपने काव्य में स्थान दिया। ग्रामीण जीवन के सहज, सरल और कोमल रूप का वर्णन करते हुए भी विद्यापति ने उसकी सुंदरता को सामने रखा। निष्कर्ष रूप में विद्यापति की सौंदर्य चेतना उनकी काव्य प्रतिभा और गहन भावनात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सौंदर्य को अपने काव्य में चित्रित किया है। उनकी कविताओं में प्रेम, भक्ति और प्रकृति के प्रति उनकी दृष्टि ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनका सौंदर्य दृष्टिकोण केवल दृश्यात्मक नहीं है, बल्कि वह पाठकों के हृदय और आत्मा को स्पर्श करता है, जिससे उनकी कविताओं में एक गहन संवेदनशीलता और मोहकता उत्पन्न होती है। तो ये थी विद्यापति की साहित्यिक सौंदर्य चेतना। कुछ भी कह लीजिए, लिखना आपको, अगर विद्यापति से कुछ भी प्रश्न आता है तो यही लिखना है। ओके। देखिए, हम वैसे वाले तो टीचर हैं नहीं जो आपको बताएं कि ना इस वे पे यहीं खड़े उतरना है। अरे अब भाई साहब, आपको जो आ रहा है वो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितना क्वेश्चन है सबको लिखना है। बस ये रहे कि उसी मैटर को लिखना है जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। ये नहीं कि राम भक्ति शाखा पूछा गया है और आप ला करके निर्गुण शाखा का मैटर लिख रहे हैं, ये नहीं। अगर राम भक्ति शाखा पूछा गया है तो सगुण का मैटर है, और आपके पास थोड़ा कृष्ण पीरियड का भी मैटर आपके पास है। बस ये रहे कि उसमें
श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन ना हो, वो सगुण भक्ति का वर्णन हो, तो आप लिख दीजिए, वो आपका मैटर चल सकता है। तो ऐसा है। बाकी आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अमीर खुसरो। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो से मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन बनाते रहते हैं लोग कि अमीर खुसरो को बारे में कुछ बताइए, या अमीर खुसरो का परिचय दीजिए, या अमीर खुसरो का साहित्यिक योगदान क्या था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं खुसरो जी के बारे में। तो देखिए, अमीर खुसरो भारतीय उपमहाद्वीप के एक महान कवि, संगीतकार और विद्वान थे, जिन्हें साहित्य और संगीत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। वे दिल्ली सल्तनत के काल में प्रमुख सूफी कवियों में एक थे और अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं। अमीर खुसरो का असली नाम अबुल हसन यमीन उद दीन खुसरो था। उन्होंने फारसी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में रचनाएं की और उन्हें भारत के तूतीय हिंद यानी कि भारतीय तोता के रूप में जाना जाता है। लगभग 11 सुल्तानों का शासन देखे थे दिल्ली में। तो इस तरह से ये बहुत बड़े क्या बोलते हैं, समन्वयवादी माने जाएंगे, क्योंकि हर एक शासक बदल रहा है लेकिन ये उसी में दरबार में लगे हुए हैं। तो ये तो बड़ी बात होती है। इनका थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। ठीक है। इनके पिता तुर्क मूल के थे, जबकि इनकी मां हिंदू राजपूत परिवार से थी। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। अमीर खुसरो ने बचपन में ही साहित्य और संगीत के में रुचि दिखानी शुरू करती थी। उन्होंने फारसी, अरबी और संस्कृत भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की और इन भाषाओं में गहरी पकड़ बनाई। दरबारी कवि। अमीर खुसरो कई सुल्तानों के दरबार से जुड़े रहे। उन्होंने बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों की सेवा की। वे दिल्ली सल्तनत के दरबार में प्रमुख कवि और संगीतज्ञ थे। अब इनका साहित्यिक योगदान देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो ने कविता, गद्य, सूफी साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति और मानवता का संदेश प्रमुख रूप से मिलता है। वे फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं के कुशल कवि थे और उन्होंने अपनी कविताओं में दोनों भाषाओं का सुंदर मिश्रण किया। अब फारसी कविता। अमीर खुसरो को फारसी साहित्य में महारत हासिल थी। उन्होंने फारसी के कई प्रमुख रचनाएं की, जिसमें कसीदा, गजल, मसनवी और रुबाइयां प्रमुख हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में दीवान ए खुसरो, तहकीकात ए खुसरो, नूह सिफहर शामिल है। अब हिंदी कविता। ठीक है। तो देखिए, अमीर खुसरो को हिंदी के प्रारंभिक कवियों में एक माना जाता है। इन्होंने हिंदी में खड़ी बोली शैली का प्रयोग किया, जो बाद में हिंदी साहित्य के आधार पर बनी। हिंदी साहित्य का विकास आधार अमीर खुसरो को खड़ी बोली का माना जाता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध हिंदी रचनाएं कव्वाली, दोहा और पद के रूप में हैं और इनकी पहेलियां भी हैं। मिश्रित भाषा। अमीर खुसरो को हिंदवी भाषा, जो आधुनिक हिंदी और उर्दू का प्रारंभिक रूप है, के जनक के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में फारसी और भारतीय भाषाओं का मिश्रण किया, जिससे उन्होंने रेखता कहा। यह मिश्रित भाषा बाद में उर्दू के विकास का आधार बनी। दोहा और पहेली। अमीर खुसरो अपने दोहों और पहेलियों के लिए प्रसिद्ध है। उनके दोहे सरल लेकिन गहरे अर्थ वाले होते हैं, जैसे कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू का कौन सही ये दंग। इसके बाद संगीत में योगदान।
अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में कई नवाचार किए और नए संगीत रूपों की रचना की, जिसमें कव्वाली। देखिए, कव्वाली, अमीर खुसरो को कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का सूफी संगीत है जिसमें भक्ति और प्रेम का भाव गाया जाता है। आज भी कव्वाली भारत और पाकिस्तान के सूफी दरगाहों और समारोहों में गाई जाती हैं। ख्याल गायन, ख्याल गायन शैली जिसे भारत बाद में शास्त्रीय संगीत का प्रमुख अंग माना गया, का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। संगीत वाद्य यंत्र, अमीर खुसरो ने कई संगीत वाद्य यंत्रों का विकास भी किया। कहा जाता है कि उन्होंने सितार और तबला के प्रारंभिक रूपों की रचना की थी। सूफी प्रभाव, अमीर खुसरो एक गहरे सूफी भक्त थे और वे दिल्ली के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सूफी दर्शन, प्रेम और मानवता के संदेश को प्रमुख रूप से व्यक्त किया। उनका मानना था कि ईश्वर का प्रेम और उनकी भक्ति ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में संतुष्टि प्रदान कर सकती है। मृत्यु, तो अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के कुछ समय बाद ही वे भी चल बसे। वे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह परिसर में दफन है। अभी देखिए, खुसरो बाग एक आपके प्रयागराज इलाहाबाद में भी है। निष्कर्ष रूप में खुसरो का योगदान भारतीय साहित्य, संगीत और संस्कृति में अद्वितीय है। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने फारसी और भारतीय भाषाओं को जोड़ा और संगीत के क्षेत्र में नवाचार किए। उनकी कविताएं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उनका साहित्य और संगीत भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग तुलसीदास की समन्वय चेतना पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।